नमस्ते, सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर लगातार पिछले कुछ समय से चर्चाएँ चल रही हैं, अमेरिका को लेकर के, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, एलन मस्क साहब को लेकर के, बहुत सारी चर्चाएँ हो रही हैं। इस बीच में प्रधानमंत्री जी ने एक कतर का भी दौरा किया था और अब खबर ये है, कहा ये जा रहा है कि कतर और रूस के बीच में, कतर और रूस के साथ-साथ अमेरिका के बीच में 3 देशों के बीच में भारत बुरी तरीके से फँसता हुआ जा रहा है। पहले तो मैं ये समझूँगा कि इन दावों में, इस खबर में कितनी सच्चाई है? क्या वास्तव में अमेरिका की नीतियों, ट्रंप की तानाशाही, ट्रंप की थानेदारी की वजह से मोदी जी 3 देशों के बीच में भारत को बुरी तरीके से फँसाते जा रहे हैं? भाई साहब नमस्कार सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ट्रंप बेसिकली चुने तो गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन उनका आचार व्यवहार और सारी बातचीत का लहजा राष्ट्रपति बनने से पहले और कामकाज शुरू करने के 33 दिन बाद 20 तारीख को उनका इनॉग्रेशन हुआ था, आज 23 फरवरी। जिस तरीके की उनकी भाषा है, जो भाव भंगिमाएं हैं, वो पूरी दुनिया में, आपने ठीक कहा, वो थानेदारी पर उतर आए हैं। कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सारी की सारी टर्म्स वो डिक्टेट कर रहे हैं। जो उनके मित्र देश थे उनके ऊपर वो दबाव बना रहे हैं, जो परंपरागत शत्रु हैं उनके लिए वो मित्रता का रास्ता बना रहे हैं। तो एक तरीके से इसको सारे को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको बहुत कायदे से, लेकिन एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वर्ल्ड का स्टेब्लिश्ड ऑर्डर है उसको खराब और तबाह करने की तैयारी में ट्रंप और मस्क की जोड़ी इस टाइम लगी हुई है। देखिए, भारत जैसा देश जो उनका एक स्ट्रेटेजिक अलाई भी है और तमाम तरह के बहुत ही बेहतरीन संबंध, सारे के सारे न्यूक्लियर डील और पता नहीं क्या क्या, उसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने मोदी के दौरे को लेकर, दौरे से एन पहले रेसिप्रोकल टैक्स की बात की, दौरे के दौरान, बातचीत के दौरान, बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और तब से लेके जब से मोदी आए हैं आज तक कोई एक दिन ऐसा बताइए जिस दिन ट्रंप और मस्क ने ऐसी बातचीत ना की हो जो भारत को पूर लाइट में दिखाती है। और अकेला भारत नहीं है, भारत की सरकार चूंकि सुन रही है, कान नीचे करके, मुंह नीचे करके, तो इसलिए वो सुना रहे हैं। अगर इंदिरा गांधी टाइप का लीडर होता तो उनकी आवाज नहीं निकलती। जैसा आपने देखा चाइना के साथ, चाइना का नाम लेना भूल गए। एक बार उन्होंने कहा कि औकात में रहिए, उसके बाद चाइना का नाम भूल गए ट्रंप, और मस्क भी भूल गए। तो वैसी नेतृत्व दुर्भाग्य से हमारे पास आज की तारीख में नहीं है। किन कारणों से, वो सारे कारण हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, फिर आप कहेंगे फिर भी बातचीत की जा सकती है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो वर्ल्ड का स्टेब्लिश्ड ऑर्डर है, जिनके साथ अमेरिका की परंपरागत दोस्ती है, उन सबको ये खराब करने को लगे हुए हैं। पहला उदाहरण आप देखिए यूक्रेन का। यूक्रेन को इससे पहले, यूक्रेन सबसे पुराना मित्र था अमेरिका का। जैसे ये आए, उसका युद्ध रुकवाने के लिए रूस से बात कर रहे हैं, यूक्रेन को उससे बाहर रख रहे हैं। तो ऐसा सरपंच आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो लड़ने वाली पार्टियां हैं उन दोनों से बात करने की बजाय एक से ही बात करके फैसले कर देता हो। इसराइल में देख लीजिए, फिलिस्तीन के अंदर क्या किया। मतलब बदतमीजी की और बेहूदगी की हद होती है जो ट्रंप कर रहे हैं। जो उन्होंने जिस तरीके की चीज की है फिलिस्तीन के अंदर, आप देखिए क्या है। इसराइल ने फिलिस्तीन पर सारा जो कुछ किया, सारे देश ने देखा, कितने बच्चे मारे गए। तो उसके बाद आप देखिए इसराइल को लेकर के जिस तरीके की उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को पूरे का पूरा नए तरीके से बसाएंगे, और जो वहां पे जो 40 लाख से ऊपर आबादी है उनको दूसरे देशों में शिफ्ट करेंगे। ये कोई थानेदारी बोल सकता है, कोई वर्ल्ड लीडर नहीं बोल सकता ये बात। कोई विदेशी ताकत, कोई भी मिस्र हो, कोई भी पड़ोसी देश हो, वो उन लोगों को क्यों लेगा अपने लॉ एंड ऑर्डर की कीमत पर, अपने रिसोर्सेज की कीमत पर। और ट्रंप कौन कौन होते हैं उनको जॉर्डन पे या उन पे मिस्र पे प्रेशर डाल करके उनको वहां शिफ्ट करने वाले। तो एक खास तरह की एरोगेंस, और वो कौन सी एरोगेंस है वो केवल वही जानते होंगे और दुनिया को समझ में नहीं आ रहा। तो अब उस पर देखा आपने कि सारा गल्फ जो पिछले कुछ समय से अमेरिका के साथ लगने की कोशिश कर रहा था, उन सब ने भी दूरी बना ली है, और गल्फ के नेशंस ने कहा कि नहीं, हम पैसे देने को तैयार है। अल्टरनेटिव उन्होंने स्ट्रेटेजी बना दी। तो ट्रंप बेसिकली यूरोप को लेकर के देख लीजिए क्या है। जो यूक्रेन का और रशिया का झगड़ा है उसमें बेसिकली यूरोप एक इफेक्टेड पार्टी है, उनसे भी बात नहीं की गई। नाटो देशों के साथ जिस तरह का उनका व्यवहार है, उनको धमकियां रह रहकर पिछली टर्म में भी देते थे, अब फिर देते हैं। और जो उनके परंपरागत शत्रु है ट्रंप के, कौन है? नंबर एक उनका शत्रु है रशिया। पुतिन इज माई बेस्ट फ्रेंड, पुतिन इज माई डियर फ्रेंड। 1.5 घंटा टेलीफोन पर बातचीत, उनके विदेश मंत्री को वहां बुला करके, अपने विदेश मंत्री को भेज करके सऊदी अरब में, और यूक्रेन युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारा वर्ल्ड, चाइना के बारे में शुरू शुरू में थोड़ी बहुत लफाजी की थी, जिस दिन उनके विदेश मंत्री ने इनके विदेश मंत्री को कहा कि अपनी औकात में रहिए, उस दिन के बाद औकात में आ भी गई है। तो बेसिकली क्या है कि
इस पूरे सिस्टम को जो ट्रंप ने डेवलप किया है ना, जैसे खुद है वैसे ही उनकी पूरी टीम है, किसी के सुनने की उनका मादा नहीं है। मोदी जी के आने से पहले, मुलाकात से पहले रेसिप्रोकल टैक्स की बात कर दी, जो दोनों के बीच बातचीत थी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद ये कह रहे हैं जब मोदी वापस आ गए कि मैंने बातचीत में मोदी को दो टूक बता दिया था कि टैरिफ के बारे में मैं कुछ बात नहीं सुनना चाहता। यानी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इतना पूर लाइट में दिखा रहे हो, हर रोज वो पैसा बांग्लादेश को दिया, नाम भारत का ले रहे हैं। और भारत का जो कुपड़ जितना भी ये प्रचार तंत्र है मोदी जी का, वो अपने ही देश के खिलाफ साजिश में लगा हुआ है अमेरिका के कहने से, जिसका कोई सिर है ना पैर है। 182 करोड़ रुपया क्या होता है हिंदुस्तान के इलेक्शन के लिए? या तो 8,000 करोड़ रुपया, 80,000 करोड़ रुपया खर्च होता है वो, और उसमें भी हकीकत ये आ गई कि एक पैसा आया नहीं। अब दुनिया का बादशाह एक ऐसा व्यक्ति मानता है अपने आप को जिसको हिंदुस्तान की दिल्ली और बांग्लादेश की ढाका का मतलब नहीं पता। पैसे बांग्लादेश को दिए, नाम हिंदुस्तान को ले रहा है। यही हालत एलन मस्क की है। अब मस्क कह रहा है कि वो कंफ्यूज कर गए। तो कंफ्यूज कौन कर गया? बस तो वो कंफ्यूज नहीं है, वो जान पूछ करके पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की लफाजी, बदतमीजी, बयानबाजी करके वो पूरी दुनिया में अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। लेकिन दुनिया में सर, लेकिन वो कुछ भी कर रहे हो, आज की तारीख में ठीक है, अमेरिका एक मजबूत देश है, चीन मजबूत देश है, रूस की अर्थव्यवस्था अभी भारत जैसी खराब हालत में नहीं पहुंची है। भारत हर तरफ से सर्वाइव कर रहा है, उसके बावजूद भी लगातार क्या खुद अपने आप को ले जाके परोस नहीं रहा है? अमेरिका के इशारे पर वो नाच रहा है। अब अमेरिका कह रहा है कि तेल हमसे खरीदो। अब तेल अगर हम अमेरिका से खरीदता है भारत, तो कतर नाराज होगा। कतर नाराज होगा तो खाड़ी देशों में जो है वो स्थिति गड़बड़ होगी। खाड़ी देशों में स्थिति गड़बड़ होगी तो ट्रंप साहब तो 7,000 अवैध भारतीयों को भेज रहे हैं। खाड़ी देश तो लाखों की संख्या में वैध रूप से रह रहे भारतीयों को भगाना शुरू कर देंगे। तो क्या इन सारी चीजों का डर मोदी जी को आज की तारीख में नहीं रह गया है? राय साहब, दुर्भाग्य से मोदी जी ने पूरी की पूरी विदेश नीति को अपने एक खास प्रिय उद्योगपति मित्र के लिए अमेरिका के चरणों में रख दिया है। इसमें अब कोई शक मत मानिए आप। वरना अमेरिका जैसा देश हिंदुस्तान के पीछे 13 तारीख से लगातार पीछे पड़े हुए हुए, कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन या तो मस्क ने या ट्रंप ने रह रहकर हिंदुस्तान को डिमीन करने की कोशिश ना की हो। लगातार देखिए आप, कल फिर टैरिफ की बात छेड़ दी गवर्नर्स की मीटिंग में। कोई दिन ऐसा नहीं जाता इंडिया इज टैरिफ किंग, इंडिया मिस यूजेज टैरिफ, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। कोई अपने मित्र देश के बारे में इस तरह की बात करता है क्या? और हमारे प्रधानमंत्री वहां जाने से पहले 32 आइटमों के ऊपर टैरिफ कम करके चले जाते हैं। ट्रंप कहते हैं कि हमसे पेट्रोल और सबसे ज्यादा हमसे वो खरीदेंगे एनर्जी। क्यों खरीदेंगे भाई? हु आर यू टू डिक्टेट? या तो हम कह रहे हो और वो तैयार हो तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात हुई, एक समझौता हुआ। वो ये कहने वाले कौन होते कि हम ये हमसे सबसे ज्यादा वहां से खरीदेंगे? क्यों खरीदेंगे भाई? इसका मतलब प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उनको लीवे दे रहे हैं उतना, कि वो हमारे को टर्म्स डिक्टेट करें, वो हमारे को पॉलिसी डिक्टेट करें। ये तो हिंदुस्तान का कभी नहीं हुआ, ना अमेरिका के साथ हुआ, ना किसी और देश के साथ हुआ। तो ये हिंदुस्तान की जो पूरी विदेश नीति थी उसका बड़ा मैसिव फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। और इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी जयशंकर की है। हमारे विदेश नीति को पूरी उठा करके देखिए आप। कतर हमारा बहुत पुराना मित्र है, उनसे हम एलपीजी और ये सारी चीजें खरीदते हैं। ईरान से खरीदते थे, ईरान से बंद करा दिया सैंक्शंस के नाम पर। फिर आपने जैसे कहा इंट्रो में कि अपने क्या नाम है, रशिया से खरीदते थे। रशिया से हमें बहुत सब्सिडाइज, 30% सब्सिडाइज मिल रहा था। अब वो टैंकर्स के ऊपर सारी वो शर्तें लगा दी, वो लगा दी, तो अब तेल वहां से नहीं आ पाएगा। तो ये क्या है? पूरी दुनिया के व्यापार को अपने विम्स और फैंसीज के ऊपर ट्रम्प डिक्टेट कर रहे हैं। ट्रम्प, हम उसको मान रहे हैं। मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि हम जाकर बात करेंगे, देखेंगे किससे तेल लेना है, किससे एनर्जी लेनी है, किससे एलपीजी लेनी है। कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक अच्छे बच्चे की तरह सुनते रहे। वो सुनाते रहे, ये सुनते रहे। और कैमरा के सामने हुआ, इंडिया विल बी आवर बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर, दे विल परचेज ऑयल, अमेरिकन ऑयल फ्रॉम अस, दे विल टेक एलपीजी फ्रॉम अस, व्हाई विल परचेज फ्रॉम देम? जब हमारे पड़ोस में कतर है, हमारे पड़ोस में गल्फ है पूरा, हम अमेरिका में किस लिए जाएंगे लेने के लिए? महंगा पड़ेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ेगी और लंबा समय लगेगा उसमें। लेकिन इस बात से कोई मतलब ही नहीं। हिंदुस्तान ने तो ऐसा लगता है कि पहले पड़ोस को खराब किया जयशंकर की नीतियों ने, अब ये गल्फ को खराब करने में ट्रंप लग गए हैं। और खुद अपने आप जिस तरीके से भारत को हाँकने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले जब से मोदी गए उससे पहले से, उनके आने के बाद से, कोई एक दिन बताइए जिस दिन उन्होंने भारत के बारे में नकारात्मक टिप्पणी ना की हो। तो उनका पूरा क्या है कि जो मित्र देश थे उनके ऊपर तो दबाव बढ़ाओ, उनकी तो बाजू मरोड़ो।
और जो कंपिटिटर है, जैसे मान लो रशिया है, मैंने रशिया का बताया आपको यूक्रेन वार को लेकर के जिस तरीके से, और वो कह रहे हैं कि जो लड़ाई हुई रूस और यूक्रेन की, वो उसके लिए यूक्रेन जिम्मेदार है। कमाल देखिए आप, हमला रशिया ने किया और जिम्मेदार यूक्रेन है। जो अब तक जितनी सारी स्थितियां थी, अब वो यूक्रेन की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं कि तुम्हारे जितने खरीद है उसमें 50% हमें चाहिए, तब हम आपकी सपोर्ट करेंगे। इधर रशिया से भी बात कर रहे हैं, रशिया इज माई फ्रेंड, उधर उनसे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो ये कोई डिप्लोमेसी नहीं होती, ये तो गुंडागिरी और दादागिरी टाइप की चीज है, जो डिप्लोमेसी में पहले कभी नहीं देखी गई। ऐसा सनकी राष्ट्रपति, जिसको ना समझ है डिप्लोमेटिक इश्यूज की, ना दोस्त और शत्रु का मतलब पता है, जो मर जाए एक लूज कैनन की तरह बोलते जा रहे हैं। लेकिन सर हम इसके लिए ट्रंप के ऊपर सवाल क्यों उठाएं? ये सवाल तो हमें अपने ऊपर उठाना पड़ेगा ना। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री, ट्रंप चाहे जितने बड़े सनकी हों, लेकिन हमारे प्लेट का खाना वो नहीं खा सकते हैं ना अपने आप, अगर हम नहीं चाहेंगे तो। जब तक हम वो प्लेट उनके आगे नहीं करेंगे, वो कैसे खा लेंगे? चाहे जितने बड़े सनकी हो, जितने बड़े डिक्टेटर हों। आज की तारीख में ये सवाल क्या हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री और हमारे उन तमाम रणनीतिकारों पर नहीं बनता है, हमारी सरकार पर नहीं बनता है कि वो खुद भारत को ले जाके परोस रहे हैं कि भैया ये हमारा देश है, तुम जैसे चाहो चलाओ, क्योंकि भारत की इस 140 करोड़ की आबादी ने चुन करके, एक मतलब उसमें आधी आबादी ने चुन करके हमें सत्ता सौंप दी। हम लगातार 3 बार से देश को मूर्ख बना करके सत्ता हासिल कर रहे हैं और हम जैसे चाहे वैसे देश को बेचेंगे। एक और चीज सर, रशिया को हमेशा से भारत का बहुत अच्छा मित्र माना जाता रहा है और रशिया सुख दुख का साथ ही रहा है। ट्रंप की क्या ये नई चाल साफ नहीं दिखा रही है कि आपको ट्रंप अपने आगे तो वो सब कुछ कर ही रहे हैं, चीन के आगे भी परोस रहे हैं और रशिया को आपसे दूर ले जा रहे हैं वो? नहीं, वो सब कुछ कर रहे हैं। और मजेदार बात देखिए, 2 दिन पहले अगर आपने ध्यान किया हो, उन्होंने रशिया को G7 में फिर से इनवाइट करने की बात की कि G7 का फिर से मेंबर बना लेते हैं। G7 में वापस आते के साथ उनकी तो मौज हो जाएगी, सारी सैंक्शन हट जाएंगी और वो एक अलाइ, एक फ्रेंडली कंट्री बन जाएगा एक तरीके से। तो वो अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। और मैंने वही कहा कि वो वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो पारंपरिक शत्रु थे, दुनिया में लड़ाई किसकी थी? रूस की और अमेरिका की। पुतिन को अपनी तरफ ले रहे हैं, चाइना का नाम नहीं ले रहे हैं, और जो दोस्त हैं उनको रगड़ने पे लगे हुए लगातार, चाहे वो यूरोप हो, चाहे नाटो हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे हिंदुस्तान हो, सबके बारे में अनाप शनाप जो भी आए मर्जी बोलते जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि रशिया हमारा पारंपरिक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। आज उसकी दुर्भाग्य से तमाम लड़ाइयों के कारण या और कारण, ना उसकी वो आर्थिक शक्ति बची है, ना सामरिक शक्ति बची है। काफी कमजोरी है अमेरिका रशिया के अंदर। उन सारे हालात का फायदा किसको मिलेगा अल्टीमेटली? जो एक रशिया और अमेरिका की बजाय अब चाइना सामने खड़ा हो गया अमेरिका के, और चाइना हमारा पारंपरिक शत्रु है। तो ये भी एक खास आज जब कोई बात आएगी चुनने की, तो रशिया भी आज उस हालत में है, क्योंकि हिंदुस्तान जाके अमेरिका के साथ लग पड़ा है। तो कल को कोई बात आएगी तो अब रशिया के लिए भी मजबूरी हो जाएगी कि वो चाइना का ज्यादा साथ दे या हमारा दे। तो ये सारी द्वंद की स्थिति ये पॉलिसीज कर रही है, जो ना मोदी को समझ में आ रही है, ना जयशंकर को आ रही है। और वो इसको समझ ही नहीं पाए कि ट्रंप किस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके जो अंधभक्त हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में थे, चाहे वो जो अमेरिका में रहते हैं, वो उनकी जीत के लिए हवन करते फिर रहे थे, तमाम तरह की वो कर रहे थे। आज वो हिंदुस्तान की चुनाव प्रक्रिया को लेकर के उन्होंने फिर से दोबारा ईवीएम के बारे में कह दिया कि बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव, वी आर फॉर इट। लगातार कह रहे हैं, हर रोज कह रहे हैं, अब पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं। अमेरिका में तो ज्यादातर चुनाव बैलेट से ही होता है, तो निश्चित सीधा सीधा निशाना हिंदुस्तान के ऊपर ही है। तो भारत के अंदर भी वो इनडायरेक्टली अपनी बातचीत से एक खास तरह हम्म, की अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम्म, काउंटर भारत सरकार ना तो कर पा रही है व्यक्तिगत बातचीत में, ना नीतिगत स्तर पर, और ना कोई इफेक्टिव इंटरवेंशन कर पा रहा है विदेश मंत्रालय। और ये आपने लगातार नाकामी देखी। प्रधानमंत्री ने तो जो वहां किया किया, प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के अवैध प्रवासियों के मसले पे चूं तक नहीं की ट्रंप के साथ, जबकि हिंदुस्तान के अवैध प्रवासियों को हथकड़ी और बेड़ियों में लाया गया। आज तक कोई चू नहीं की, ऑफिशियली कुछ नहीं किया गया। और अब हालत ये है कि उन्होंने वहां से हिंदुस्तान लाने की बजाय पनामा में भेजना शुरू कर दिया, कोस्टारिका में भेजना शुरू करने की बात है। तो बेसिकली क्या है कि हम खुद ही एक वीक फुटिंग पर जाकर खड़े खड़े हो गए हैं, और हमने अपना जो पूरी नीति थी, हमारी जो पूरी कूटनीति थी, उसको कहीं ना कहीं बिना कहे अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। और उसमें हमारी अर्थनीति भी शामिल है, कि टैरिफ भी अब वही बताएंगे, कौन हम उनसे क्या खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, ये भी वही बताएंगे, हमारे टैरिफ भी वही तय करेंगे। तो ये तो हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा था। 1971 में अगर आपको ध्यान हो, जब निक्सन थे, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था?
जो बांग्लादेश वाली बात थी, उन्होंने कहा हम 7th फ्लीट भेज देंगे, उसने कहा आप 17वां भेज दीजिए, जाइए जो करना कीजिए। जब तक उनको सांस आया तब तक तो बांग्लादेश बन गया था। लेकिन आज की तारीख में तो प्रधानमंत्री उनके सामने सिर झुका के बैठ जाते हैं। प्रधानमंत्री की आप हालत देखिए, विश्व गुरु कहते हैं खुद को, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, आपके एनएसए, अमेरिका में भारत का राजदूत, और किसके साथ बैठे थे? एलन मस्क, उसके बच्चों, उनकी आया और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। भारत का ये लेवल रह गया है क्या? और भक्त उस पर तालियां पीटते फिर रहे। ये भारत के लोगों को सोचना होगा कि जो 56 इंची अपने आप को कहते हैं, वो किस तरीके से किसी से भी आंख मिला के बात नहीं करते। छोड़ दीजिए आप अमेरिका की, उसकी तो बहुत बड़ी बातें है, चाइना की। क्या बांग्लादेश ने हमारे बॉर्डर के ऊपर जो हमारी फेंसिंग हो रही थी उसको नहीं रुकवा दिया? और भारत सरकार कुछ बोल रही है? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो कुछ हो रहा है, भारत सरकार कुछ बोल रही है? पाकिस्तान के बॉर्डर पर परसों फ्लैग मीटिंग हुई है, क्यों? लंबे समय से सीज फायर था, अब पाकिस्तान की कैसे हिम्मत होगी फायरिंग की? पहले तो पाकिस्तान को पी पी कर कोसते थे पानी, अब तो पाकिस्तान पे भी चू नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ गए हो आप? बांग्लादेश हमें आंख दिखा रहा है, नेपाल आपको आंख दिखा रहा है, श्रीलंका आपको आंख दिखाता है, पाकिस्तान आपकी सुनता नहीं कभी, चाइना से बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है, अमेरिका के सामने आपने सरेंडर कर दिया। हमारी विदेश नीति अमेरिका तय कर रहा है, हमारी अर्थनीति अमेरिका तय कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब ये सीधे तौर पर ये सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नासमझी के चलते आज ट्रंप जो भी काम कर रहे हैं वो चाइना के लिए आसान हो गया है। चाइना जो कुछ हमारे साथ करना चाहता था, भाई चाइना निश्चित तौर पे हर रोज एक नई चाल चलता है भारत के अगेंस्ट। कभी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे वो गांव बसाने लगता है, कभी कहीं आके कॉलोनी बसाने लगता है, कभी कहीं सड़क बनाने लगता है, कभी कहीं बांध बनाने लगता है। ट्रंप की इन सारी चालों ने और मोदी जी की नासमझी ने, भारत सरकार की नासमझी ने, मूर्खता ने, कुपड़ता ने, जो कुछ कह लीजिए, इन सब ने मिलकर के चाइना के फेवर में माहौल बना दिया और भारत चाइना के कहीं ना कहीं बिल्कुल सामने खड़ा है कि जब चाहे चाइना आपको दबोच सकता है। नहीं, आज वही हालत खड़ी कर दी है। जो कुछ ये हो रहा है स्टेब्लिश वर्ल्ड ऑर्डर को छेड़खानी करके, ट्रंप कर ही ये रहे। आप एक बात बताइए मुझे, फिलिस्तीन को खाली करके और उसको आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करोगे, ये सरेआम अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है। जब आप इस तरह की चीज करोगे, कभी कहते हो हम आइसलैंड को खरीद लेंगे, कभी कहते हो हम आप कनाडा को 51वां स्टेट बना लेंगे। जब इस तरह की लफाजी आप करोगे, तो चाइना को वियतनाम को इन्वेड करने में कितनी देर लगेगी? चाइना जो चाहे वो नहीं करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा वो? तो ऐसी सूरत में हम कहां खड़े होंगे जाकर के? चाइना हमारे उसमें लद्दाख में घुस गया, अरुणाचल में घुस गया, प्रधानमंत्री ने तो दो टूक कह दिया कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है। जबकि उनकी पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी रोज वो नक्शे जारी करते थे जो अमेरिका की नासा की सैटेलाइट से आते थे। तो बेसिकली क्या है, देखिए मोदी जी को विदेश नीति की समझ थी या नहीं थी, उस पर एक अलग वो हो सकता है। लेकिन जयशंकर तो कैरियर डिप्लोमेट है, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो मोदी जी के केवल उनकी मार्केटिंग के लिए रह गए कि दूसरे देशों में जाके उनको उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिलवा दे, उनकी बातचीत बढ़िया करा दे, अडानी के धंधे का भूमिका जमा दे, कतर के प्रधानमंत्री आए, कतर के अमीर आए तो एयरपोर्ट पे जाके रिसीव करने चले जाए? लेकिन ये काम रहे। डिप्लोमेट होना इस चीज को सर्टिफाई तो नहीं करता है कि आपको विदेश नीति की जानकारी हो, क्योंकि नीतियां देश के अलग लोग बनाते हैं, डिप्लोमेट केवल उनको फॉलो करता है। ऐसा तो है नहीं नहीं कि डिप्लोमेट नीति बनाता हो। तो इसकी जिम्मेदारी तो फिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की होगी ना। नहीं, नीतियां देखिए हमेशा ही सत्तारूढ़ दल बनाता है, उसको हम्म। लागू करते हैं डिप्लोमेट और तमाम लोग। हाँ। जब केंद्र सरकार को किसी बात की समझ ना हो, अपनी फोटो ऑप के लिए, अपनी पॉलिटिकल गिमिक्स के लिए दूसरे देशों में भाषणबाजी करना, हाथ हिलाना, सीरियस हम्म। डिप्लोमेसी की बजाय पुअर ऑप्टिक्स करना, तो ये हमारी डिप्लोमेसी रह गई है, तो हमें मुबारक है। और ये लगातार हम्म। आप 11वां साल है जो लगातार चल रहा है। मोदी को क्या हम्म। किया, वहां पे रिसीव किया, फलाना ये किया, वहां पर हिंदुस्तानियों ने ये किया, किसी पॉलिसी लेवल पे कहीं मीडिया में अंदर कोई बात ही नहीं होती। मोदी का हम्म। ये, मोदी का वो, विदेश नीति मतलब मोदी। तो अब जब ये सब कुछ हो रहा है जो ट्रंप कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या राहुल गांधी जिम्मेदार है, या मनमोहन सिंह जिम्मेदार है, या इंदिरा गांधी या नेहरू जिम्मेदार है? ये तो आपका किया धरा है। क्यों? एक क्योंकि एक आपको और ये डर है कि मेरा मित्र फंस गया है अमेरिका के अंदर और उसकी हम्म, गर्दन कहीं पकड़ ली तो मुश्किल हो जाएगी, मेरा सारा खेल एक्सपोज हो जाएगा। उस एक चक्कर और में चीज जो आप। एक व्यक्ति हाँ के हाँ जी। चक्कर में हिंदुस्तान की पूरी डिप्लोमेसी जो है वो जाकर के अमेरिका को सौंप दी है, पूरी अर्थनीति सौंप दी है कि आप हम्म। जैसा चाहे जो कुछ कर लीजिए। हालत तो यहाँ खड़ी हुई है आज।
अब एक और चीज़ सर, जो ईवीएम को लेके ट्रंप की बात है, लगातार पहले भी एलन मस्क भी उस पे हमले कर चुके हैं, वो कह चुके हैं कि भाई ईवीएम हैक हो सकती है, अब ट्रंप कर रहे हैं। तो क्या इसको भी एक फरमान माना जाए कि ईवीएम को लेके फरमान ट्रंप साहब सुना रहे हैं और आज नहीं तो कल मोदी जी को ईवीएम का चुनाव छोड़ना पड़ेगा और फिर आपको बैलेट पे आना पड़ेगा? और अगर बैलेट पर आए, फिर क्या होगा? नहीं, बैलेट के तो उन्होंने बहुत सारे इलाज कर लिए। जब जो आदमी मशीन का इलाज कर सकते हैं, वो बैलेट का हुँ, भी इलाज कर सकते हैं। एक छोटे हुँ, से स्टेट के अंदर जब एक 6 महीने के अंदर 32-32 लाख, 40-40 लाख वोट बढ़ा सकते हैं, तो बैलेट में भी तो हुँ, वही लोग वोट डालेंगे ना। तो ये लोग हुँ, बहुत इस मामले, जो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं ना, वो देखिए इन चीजों को आगे की सोच लेते हैं। ट्रंप हुँ, जो कुछ कह रहे हैं, खासतौर पे वोटिंग सिस्टम्स को लेकर के, वोटिंग मशीन को लेकर, अमेरिका में हुँ, तो आपको पता है मैक्सिमम चुनाव सारा पोस्टल बैलेट, बैलेट पेपर से ही होता है। तो हुँ, लगातार उन्होंने तीसरी बार इस बात का जिक्र किया पिछले कुछ दिनों में, और पूरी अथॉरिटी के साथ किया कि मैंने मस्क से भी बात की, मैंने एमआईटी के इंजीनियर से भी बात की। उन सब ने कहा कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद कोई चीज है तो बैलेट पेपर है। तो सीधा सीधा इशारा, और तो कोई बड़ी डेमोक्रेसी करती नहीं, हिंदुस्तान ही करता है। I did ask Elon because he knows more about computers than anybody. And I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not a good, it's too many transactions taking place too quickly. It's just not, he said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT and a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up there. And they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky, is paper ballots. Can you believe? तो इशारे इशारों में बहुत कुछ वो कह रहे हैं, और वो अभी नहीं कह रहे। आपको ध्यान होगा, इससे पहले एलन मस्क भी कह चुके हैं। और हुँ, जो इसको वाला जो ये है, जो अब कहा है उन्होंने वोटिंग मशीन के बारे में, ये भी वो लगातार दूसरी तीसरी बार अभी कुछ दिनों में कह दिया है। तो उनके कहने से या ना कहने से तो हिंदुस्तान की नीति तय नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके का हिंदुस्तान में माहौल है इलेक्शन मैनिपुलेशन को लेकर के, हुँ, उसका दबाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। और एक चीज मान के चलिए राय साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सारे दर्शक साथियों के लिए कहना चाहूंगा। अमेरिका ने आज तक किसी भी दोस्त का कोई भला नहीं किया, मौके पर हमेशा धोखा दिया है, और हुँ, अपने शत्रुओं का अमेरिका कभी कुछ बिगाड़ भी नहीं पाया डायरेक्टली। तो हिंदुस्तान अमेरिका की गोदी में बैठ करके जो अपनी सोवर्निटी है उसको खतरे में डाल रहा है, अपनी विदेश नीति को खतरे में डाल रहा है, अपनी अर्थनीति को खतरे में डाल रहा है, अपने आत्म सम्मान को, आत्म गौरव को, जिसका ठेका बीजेपी और आरएसएस और मोदी लिए फिरते हैं, उस सारे का मिटिया मेट करने में लगे हुए हैं। वरना किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की कभी हिम्मत नहीं थी कि भारत के बारे में इस तरीके की बातें करे, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर करे, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करे, आपकी मौजूदगी में करे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उन्होंने क्या क्या कहा हिंदुस्तान के बारे में। तो ये बहुत बहुत आपत्तिजनक चीज है। और मोदी को देर सवेर अडानी का प्रेम छोड़ करके देश के हित की तरफ देखना पड़ेगा। वरना अभी तक तो वो सारी चीजों को मैनिपुलेट करते रहेंगे, कभी नोटबंदी के जरिए, कभी कोविड के लॉकडाउन के जरिए दुनिया भर का मामला तहस नहस कर दिया उन्हें हिंदुस्तान को। लेकिन जब ये मामला आएगा, और अगर इन्होंने इसको ठीक से हैंडल नहीं किया और ट्रंप इस तरीके से ही बात करते रहे, तो ये चीज इनको बहुत भारी पड़ सकती है। ये मैं बता रहा हूं आपको, अमेरिका किसी का सगा नहीं है, और जो आपके सगे थे उन सब से आपको दूर कर दिया, चाहे वो रशिया था, चाहे बाकी देश हुँ, थे। आज हालत ये है कि ट्रंप बकवास करते हैं फिलिस्तीन के बारे में, और मोदी उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते। मोदी तो किसी की चीज के बारे में भी नहीं बोलते। मोदी ने तो एक सेंटेंस बोला था, वो उनके गले की फांस बन गया राष्ट्रपति के सामने, कि अडानी का मामला व्यक्तिगत मामला है। बताइए आप, ऐसा व्यक्ति आपके देश का प्रधानमंत्री, वो किसका व्यक्तिगत है ये तो बता दे। अडानी का हुँ, व्यक्तिगत है, मोदी का व्यक्तिगत है, अमेरिका का व्यक्तिगत है, ट्रंप का व्यक्तिगत है, किसका है? तो ऐसा बिल्कुल, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जिसको ये भी समझ नहीं है कि दूसरे देश की धरती पर जाकर के कोई कोई अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए एक प्रॉम्प्ट रिस्पांस फ्रॉम विद इन आता है, ना कि उसके लिए भी टेलीप्रॉम्प्टर से भारत एक कौन सा लोकतंत्र है, फलाना है। ये सब भूमिकाओं की जरूरत नहीं होती। तो पूरे का पूरा बौद्धिक दिवालियापन, कूटनीतिक दिवालियापन, आर्थिक तौर पर जिस दिशा में सरेंडर कर रहे हो आप, वो सारी चीजें दुनिया के सामने देख रहे हैं। ये जो भक्त मंडली है, ये देखिए आप, उसने क्या कहा कि भारत के चुनाव में हस्तक्षेप मोदी के बजाय को और किसी और को बनाना चाहते थे। अब 2 दिन से कह रहे हैं मोदी पैसे लेंगे। हकीकत में हुँ, चवन्नी भी नहीं है। और जो मोदी की जो एक उपड़ सेना है, जो आईटी सेल है, ये इसको, हुँ, उनको ये अकल नहीं है कि अमेरिका तुम्हारा अपना नहीं है, एक विरोधी दल, अपने शत्रु, वो क्या कंपिटिटर हो सकते हैं, शत्रु नहीं।
अमेरिका का प्रोपेगेंडा ये पेडल कर रहे हैं अमित मालवीय, रविशंकर प्रसाद और तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जितने भी, इनको यही समझ नहीं है कि देश का भला क्या है। जब देश में कोई पैसा आए नहीं तो वो आपने मैंने कैसे ले लिया, और ये उसको पेडल कर रहे हैं झूठ को। विदेश मंत्रालय कहता है ये गंभीर मामला, हम जांच कराएंगे। अरे 11 साल से आप सरकार में हो, आपको नहीं पता लगा ये पैसे आए थे या नहीं आए थे? क्या बात कर रहे हैं? ये सरकार चल रही है कि धर्मशाला चल रही है? किसी आदमी कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। मीडिया ने सरेंडर कर दिया है। दास मीडिया है देश के अंदर। गोदी नहीं, दास मीडिया है। तो ये देश जा कहां रहा है राय साहब? ट्रंप तय करेंगे। फिलहाल तो यही दिख रहा है कि चीजों को ट्रंप अपने हिसाब से तय करते हुए दिख रहे हैं। एक और चीज जो आपने कही वो अहम है कि मोदी जी को छोड़ना पड़ेगा अडानी प्रेम, लेकिन बात ये है ना सर कि छोड़ेंगे कब? कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब तक ये चीजें समझ में आए तब तक बहुत देर हो चुकी हो और भारत बहुत कुछ खो चुका हो, जिसको वापस पाना शायद असंभव हो जाए। और खास करके भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो सत्ता है, इसके जो नेतृत्व करता है और इसमें जो रणनीतिकार लोग बैठे हैं, उनके उनके लिए तो फिर वो बिल्कुल असंभव सी ही चीजें हो जाएंगी कि आप कुछ हासिल कर पाएं। जब सवाल नहीं पूछ सकते तो हासिल क्या ही कर पाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए, क्योंकि ये स्थितियां बड़ी जटिल हैं, समझना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए हम बार बार इस पर आपसे बात करते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर।